अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमडी कैट 2022 के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज़ हल किए थे। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 में है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? ऑप्शन ए है इमेजिनरी लाइंस विच शो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, कि ये मजाजी लाइन होते हैं जो कि हकीकी मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करती है। एक्चुअल लाइंस विच शो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी इमेजिनरी लाइंस विच शो इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑप्शन डी इज एक्चुअल लाइंस विच शो इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट है? इसमें जाने से पहले हम इस पर थोड़ा सा तफसीली बात करते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेट है, जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। इसका एक नॉर्थ पोल होता है, इसका एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल से जिस तरह पॉजिटिव चार्ज से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे बाहर निकलती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये लाइंस जो है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है, ये हमारे पास असल में है क्या? ये इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस विच शोज द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, विच शोज द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है। साउथ पोल में इस तरह इंटर करती है, यानी साउथ पोल को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हर समझ से आती है और इसमें इंटर करती है। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है ये शुरू होती है और टर्मिनेट करती है साउथ पोल में। तो दिस लाइंस आर कॉल्ड एज इमेजिनरी लाइंस। दिस आर इमेजिनरी लाइंस विच शोज एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, विच शोज एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। ये इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन ये जो हमें बताता है एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इमेजिनरी लाइन विच शो द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस है विच शोज एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मालूमात देता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज मेड व्हेन। कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनता है जब हम क्या करते हैं? करंट इज डिवाइडेड, जब करंट डिवाइड होता है, या ईएमएफ इज डिवाइड, ईएमएफ सोर्स इज डिवाइडेड, रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड। तो इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट है? तो इस पर बात करते हैं। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये वाला रेजिस्टर, यानी रेजिस्टर को जब भी हम इसको सीरीज में लगाते हैं, दो किस्म के सर्किट हमारे पास होते हैं। यानी एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में क्या होता है कि जो करंट यहाँ से आता है, ये हमारे पास सेल हमने लगाया है, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट का सेल हमने लगाया है। इसका पोटेंशियल जो है ये 12 वोल्ट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट फ्लो लाइक इन दिस डायरेक्शन, सो करंट विल रिमेन सेम हियर इन बोथ। यानी अगर 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन इससे भी पास होंगे, तो करंट दोनों में सेम रहता है। लेकिन जो तकसीम होता है वो होता है हमारे पास पोटेंशियल। ये वाला पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल असल में होता है क्या? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल जो होता है जिसका यानी ज्यादा से ज्यादा वर्क डन जो होता है यहाँ पर एनर्जी में तब्दील होता है, और जो बाकी रहता है वो यहाँ पर एनर्जी में तब्दील होता है। तो यानी इसका ये मतलब हुआ कि पोटेंशियल थोड़ा सा यहाँ पर यूज हुआ, यहाँ पर भी थोड़ा सा यूज हुआ। यानी पोटेंशियल हमारे पास क्या हो गया? V1 और V2, यानी पोटेंशियल यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो गया। पोटेंशियल यहाँ पर हो गया हमारे पास V1 प्लस V2। तो पोटेंशियल जब डिवाइड होता है तो क्यों डिवाइड हुआ यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्या बन गया हमारे पास? तो ये क्यों बन गया हमारे पास? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगाया है। व्हेन रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड, जब रेजिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिवाइड होता है। लेकिन अगर हम इस रेजिस्टर को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या तकसीम होगा हमारे पास? अगर इस रेजिस्टेंस इसको हम फॉर एग्जांपल ये वाला रेजिस्टेंस और ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको हमने पैरेलल लगाए, इसको हमने किसी सोर्स के साथ पैरेलल कनेक्ट किए,
ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी साइड वाइज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर इज कॉल्ड एज अ series combination of resistors and this type of combination is called as parallel combination of a resistor। यहाँ पर जो करंट आता है हमारे पास कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव साइड से कन्वेंशनल करंट हम फ्लो करते हैं, यहाँ पर हमने सेल लगाया हुआ है जिसका पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर करंट जो होता है ये R1 हो गया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास R2 हो गया, यहाँ पर करंट दो में तकसीम हो जाएगा, यहाँ पर I1 और I2 यानी करंट तकसीम हो गया दो रास्तों में, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 50 इलेक्ट्रॉन इस तरह आते हैं, इसके हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ 12 जूल पर कूलम एनर्जी मौजूद होती है, तो 12 जूल अगर एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आता है तो फिर भी यहाँ इसके साथ पोटेंशियल कितना होगा 12 जूल पर कूलम, और इसके साथ भी 12 जूल पर कूलम। अगर 25 इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं इसके सबके साथ 12 जूल पर कूलम एनर्जी इनके साथ होंगी। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे साथ यहाँ पर पोटेंशियल V और V यहाँ हमारे साथ पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ हम 1 और 2 सब्सक्रिप्शन में नहीं लिखेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड होता है। लिमिटेड 2022 में जो की रिलीज किया गया है इसमें ऑप्शन सी जो है उन्होंने ये वाला लगाया है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 के बारे में। ए कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस P इफ इट्स लेंथ इज स्ट्रेच टू ट्वाइस, अगर इसका लेंथ दुगना हो जाए ऑफ द एक्चुअल वैल्यू एंड इट्स रेडियस इज रिड्यूस टू 1/3, अगर इसका रेडियस जो है ये कम हो जाए 1/3 हो जाए ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इसके ओरिजिनल वैल्यू की निस्बत द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है एक तो हम इसको ओम लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर या R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, ये वाला भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, लेकिन इससे काम नहीं बनता है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है लेंथ को, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ द वायर आर कंडक्टर। यहाँ पर कंडक्टर का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर कंडक्टर जो होते हैं मेनली कंडक्टर से यहाँ मुराद जो है कंडक्टर मीन्स हियर, कंडक्टर मीन्स हियर वायर, वायर, और वायर का जो एरिया होता है, यानी वायर हमारे पास इस तरह सर्कुलर एरिया इसका होता है, यानी यहाँ पर हमारे पास ये इसका जो एरिया होता है ये सर्कुलर होता है, इसका एरिया पाई, और एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो R हमारे पास हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L डिवाइडेड बाई A। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करते हैं तो R से हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। तो ये वाला सारा सा इक्वेशन है, इसमें हम पुटिंग करते हैं, उन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। फिर वो कहते हैं कि अगर लेंथ को हम कितना करते हैं ट्वाइस करते हैं, यानी 2L करते हैं, और इसके साथ साथ यानी ये हो जाएगा हमारे पास L डैश, और इसके साथ साथ रेडियस ऑफ द कंडक्टर, यानी ये चूंकि रेडियस के बारे में उन्होंने बताया, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये यहाँ पर हमने इसमें एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगाना होता है, रो L डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला इक्वेशन हमने यूज करना है। तो यहाँ पर R जो है ये 1/3 R के बराबर है। तो पुटिंग वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो R विल बी इक्वल टू, R डैश विल बी इक्वल टू रो L जो है रो L डैश डिवाइडेड बाई पाई R डैश स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज रो L डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2L लिखते हैं, और पाई R डैश की जगह हम लिखते हैं 1/3 R होल स्क्वायर। तो इससे हमें जो न्यू रेजिस्टेंस है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 रो L डिवाइडेड बाई 1/3 पर B स्क्वायर है और R पर B स्क्वायर है, तो R के साथ स्क्वायर हम लगाते हैं, पाई ये 1/3 जो है ये 1/9 हो जाएगा, और पाई जो है ये पाई इस तरह हम लगाते हैं। तो ये 9 जो है इसको हम ऊपर ले जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स के उसूल के मुताबिक 9 जो है ये ऊपर चला जाएगा। सो R डैश विल बी इक्वल टू 18
रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, ये आर के बराबर है। तो इसकी जगह हम लिखते हैं आर डैश विल बिकम इक्वल टू 18 आर। तो ये हमारे पास हो गया जी न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं 18 आर जो है ये वाला एमसीक्यूज, इस एमसीक्यूज में ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो एमसीक्यूज नंबर 7 में 18 आर इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 में हमें दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज कैलकुलेटेड कमर्शियली इन, यानी बिजली का इस्तेमाल जो है तिजारती तौर पर हम इसको किस चीज़ में बिजली को कैलकुलेट करते हैं, यानी कौन से यूनिट में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट में, किलोवाट आवर में, मेगावाट में या गीगावाट में। तो डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि किलोवाट आवर में, लेकिन चूंकि ये किलोवाट जो है ये कंफ्यूज करता है हमें कि ये तो पावर की यूनिट है, लेकिन इसके साथ जो टाइम है ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। किस तरह देता है, क्योंकि हमें पता है पावर जो है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज अ पावर। तो यहाँ पर ये जो वर्क डन है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू, अगर टाइम को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर ज़रबे टाइम, पावर ज़रबे टाइम। पावर का जो यूनिट है वो है चलो जी वाट या किलोवाट, बिगर यूनिट को हम किलो वाट, और टाइम का जो यूनिट है वो हम लगा सकते हैं, वो हम क्या लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये किलोवाट में है तो टाइम को हम आवर में भी लिख सकते हैं। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन या एनर्जी, यानी टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क या टाइम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर, इसको हम पावर कह सकते हैं। तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर ज़रबे टाइम। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ पावर। तो 1 किलोवाट आवर, ये भी कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि 1 किलोवाट आवर किस चीज़ के बराबर होते हैं। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो, एक प्रीफिक्स है, किलो जो है ये 10 की पावर 3 के बराबर होता है, और वाट अपनी जगह हम लिखते हैं, आवर की जगह हम लिखते हैं 3600, यानी 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड है, 3600 सेकंड है। तो यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पर हमारे पास एक हिडन डेसिमल पॉइंट होता है। इस हिडन डेसिमल पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड यहाँ लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3.6, ये पॉइंट यहाँ पर हमने शिफ्ट किया। सो कितने स्टेप्स हम यहाँ पर आ गए, 1 2 3 ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर +3 वाट सेकंड। तो ये हमारे पास कितने जूल बन जाता है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हो गए हमारे पास, वाट सेकंड जो है, वाट सेकंड जूल के बराबर होते हैं। क्यों जूल के बराबर होते हैं, अगर पावर को हम किस चीज़ में नापते हैं, अगर 1 जूल 1 सेकंड में, अगर एक काम 1 जूल वर्क 1 सेकंड में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। तो वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड ज़रबे सेकंड विल बी इक्वल टू जूल, जूल इस तरह आ जाएगा। तो सेकंड सेकंड आपस में कैंसिल करते हैं तो जूल इज इक्वल टू जूल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम जमा कर सकते हैं, पावर को हम जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 जॉल्स। या ये भी हमारे पास एक प्रीफिक्स हो गया, और ये प्रीफिक्स है मेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। सो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। या ये वाला आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आपने इसको भी याद रखना चाहिए।